प्रिय विद्यार्थियों, कल बोर्ड एग्ज़ाम 2020 का मैथ्स विषय का पेपर था और आज हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। पर इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पेपर थोड़ा लंबा था क्योंकि वो निश्चित समय में पूरा नहीं हो पा रहा था। और अब देखते हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार के थे और उनका सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। जो फलन है वो r से r में दिया हुआ है। आपको f(x) की वैल्यू दी हुई है x² + 5x + 9 और आपको निकालना है f इनवर्स 8 और f इनवर्स 9 की वैल्यू निकालनी है। ध्यान देना, सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ माना f इनवर्स 8 बराबर x। ठीक है, अब ध्यान देना, इनवर्स जब हटता है आगे जाता है तो ये इनवर्स हट जाएगा, f(x) बन जाएगा। आप f(x) की वैल्यू पुट करो, f(x) की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, f(x) था आपके पास x² + 5x + 9। ध्यान देना, इस 8 को आप पक्षांतरण करो। आप जैसे ही पक्षांतरण करते हो तो ये x² + 5x ये इधर आते ही माइनस का होगा और कितना हो जाएगा, प्लस का 1। अब देखते हैं हम, ये अगर गुणनखंड विधि से सोल्व होता है तो आप गुणनखंड विधि से कर लो, अन्यथा आप श्रीधर आचार्य से इसको सोल्व कर सकते हो। श्रीधर आचार्य या द्विघाती सूत्र। श्रीधर आचार्य का सूत्र क्या होता है, x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। तो ध्यान देना, x बराबर माइनस, ये a होता है, यहाँ b होता है और ये c होता है। तो b की वैल्यू कितनी है, 5 + रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 - 4ac। a और c की वैल्यू 1 1 है, अपॉन में 2a, a की वैल्यू 1। तो x बराबर -5 + रूट, ध्यान देना ये 25 - 4 होंगे तो कितना आएगा, 21 और अपॉन में कितना है, 2। तो आपका आंसर, आप चाहो तो इसको दो पदों में लिख सकते हो। x बराबर -5 + पहले आप प्लस ले लो, √21/2 और एक बार इसको माइनस लिख दो, -√21/2। ये आंसर तो आया है f इनवर्स 8 का, क्योंकि x की वैल्यू आई है और x क्या माना था आपने, f इनवर्स 8। ये एक नंबर का क्वेश्चन इतना ही होना चाहिए था, पर इसने क्या कर दिया, एक और दे दिया, f इनवर्स 9 की वैल्यू निकालना। तो सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ मैं और यही लिखूँगा, माना f इनवर्स 9 बराबर x। तो इनवर्स को आगे भेजो तो 9 बराबर क्या होता, f(x). f(x) की वैल्यू कितनी है, f(x) की वैल्यू है आपके पास x² + 5x + 9। 9 से 9 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। आगे देखते हैं, यहाँ 0 बराबर x, दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन, तो यहाँ क्या आएगा, x + 5। दो गुणनखंडों का गुणा 0 कब पॉसिबल है, जब दोनों में से या तो एक 0 हो या दोनों ही 0 हो। अगर आप x + 5 बराबर 0 करते हो तो x बराबर क्या आएगा, -5। x आपने किसको माना था, x आपने f इनवर्स 9 को माना था। तो f इनवर्स 9 की वैल्यू या तो 0 आएगी और या -5 आएगी। तो ये आपके पास दोनों मान आ गए और इसमें ये दोनों मान आ गए। ये आपका पहला क्वेश्चन इतना करना था। और अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये है 2tan। ध्यान देना, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला हमने सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ा था वो था tan इनवर्स x + y। x की जगह तो x है, पर y की जगह क्या है, x³ है, अपॉन 1 - xy होता है। x की जगह x है पर y की जगह कितना है, x³ है। तो अब ध्यान देना, 2 tan से tan इनवर्स कैंसिल, मैं सिर्फ इसको सोल्व कर रहा हूँ। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तब क्या बचेगा, 1 + x²। और मैं इसको बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ। यहाँ देखो, 1 - x की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और मैं इस पावर 4 को, एक काम ये करता हूँ, इस एक पे भी स्क्वायर लगा देता हूँ और x की पावर 4 को ऐसे लिख देता हूँ। किसी को कोई आपत्ति, एक पे स्क्वायर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का साइन। x की पावर 4 थी, मैंने x² पे स्क्वायर लगा दिया, a² - b² बन रहा है ये। तो हम एक काम करें, x ब्रैकेट ऑफ 1 + x², a² - b², तब क्या होता है, दोनों स्क्वायर हट जाते हैं, एक बार साइन प्लस का आ जाता है और एक बार साइन माइनस का आ जाता है। तो एक बार तो लिख देंगे माइनस का और एक बार लिख देंगे
प्लस का, और ये दोनों स्क्वायर हटा के, और ये ब्रैकेट बंद। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके एक्सरसाइज नंबर 2 के विविध का ऑप्शनल क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में देखो बीच में बराबर का साइन है, दोनों मैट्रिक्स है, तो हम लिखेंगे समान आयु के संगत अवयव समान होते हैं। तो हमें क्या करना है, k प्लस 4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, a होनी चाहिए, और k माइनस 6 की वैल्यू, k माइनस 6 के स्थान पे यहाँ क्या है बोलो, माइनस के 4, माइनस के 6 को आगे भेजो आप तो प्लस का 6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। हमें k निकालना ही नहीं है, क्या निकालना है, a। तो चलो यहाँ चेक करते हैं, k प्लस 4 बराबर a, k की जगह k की वैल्यू पुट करो, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 6। ये हमें निकालना था, पर इसके बगैर हम ये सीधा नहीं निकाल सकते। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहा है, व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय की बात करते हैं। ध्यान से सुनना, हमने एक्सरसाइज नंबर 5 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, A इनवर्स बराबर 1 अपॉन सारणिक A इंटू एडजॉइंट A। ध्यान से सुनना, यहाँ सारणिक A हर में था, और अगर सारणिक A की वैल्यू 0 होती है, तो अगर किसी भी संख्या के अपॉन में अगर 0 होता है, इसका मतलब वो इनफाइनाइट है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए हम एक काम कह सकते हैं कि ऐसा वर्ग आयु जिसके संगत सारणिक का मान शून्य प्राप्त नहीं होता है, अर्थात गणितीय भाषा में हम सीधा ये लिख सकते हैं कि सारणिक A का मान 0 नहीं आना चाहिए, तभी उस मैट्रिक्स का क्या होगा, इनवर्स निकलेगा। व्युत्क्रमणीय का मतलब होता है इनवर्स निकलता है, और अव्युत्क्रमणीय का मतलब होता है इनवर्स नहीं निकलता है। दोनों की डेफिनेशन में सिर्फ नहीं का फर्क होगा। वहाँ क्या लिखेंगे, ऐसा वर्ग आयु जिसके संगत सारणिक का मान शून्य प्राप्त होता है, अर्थात अपनी भाषा में हम लिख सकते हैं जिस सारणिक A की वैल्यू 0 होती है वो कौन सा आयु होता है, अव्युत्क्रमणीय आयु। क्योंकि हमने 5वीं एक्सरसाइज में ये भी पढ़ा है कि जिस मैट्रिक्स को अगर आप सारणिक मान के वैल्यू निकालते हो और उसकी 0 आ जाती है, तब उसका इन्वर्स विद्यमान नहीं होता है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गए। ये दोनों परिभाषाएं पूछी हुई थी आपको, आप सूत्र से सीधा लिख सकते थे आसानी से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि ये आपको एक अंतराल दिया हुआ है -1 से 1, और एक फलन दिया हुआ है f(x) बराबर x² माइनस फलन f(x) बराबर x² माइनस x प्लस 1। ध्यान देना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करना है, अवकलन को हम ऊपर डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखो x² का अवकलन क्या होगा, 2x, और माइनस x का अवकलन कितना होता है, 1, प्लस 1 का अवकलन 0 होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट राशि है। अब हम क्या करते हैं, अवकलन f(x) बराबर 0 रखने पर, 0 क्यों रखते हैं, वर्धमान और ह्रासमान के लिए रखते हैं। अगर आप 2x माइनस 1 बराबर 0 लेते हो तो 2x बराबर 1, तो x बराबर क्या आएगा, 1/2। अब बात यह है कि आपको संख्या रेखा पर अंकित करना है कौन सा अंतराल, -1 यहाँ होगा और +1 यहाँ होगा। अब बताओ x की वैल्यू 1/2 इनके बीच में होगी क्या, कहीं ना कहीं जरूर होगी। ये 1/2 मान लेते हैं यहाँ। ये पूरा अंतराल था
इसके बीच में से एक टुकड़ा हो रहा है, इसका मतलब इस अंतराल को ये न तो बढ़ने दे रहा है और न घटने दे रहा है। ये या तो पूरा घटता या पूरा बढ़ता, ये वैल्यू बीच में न आती तो ये 1/2 की बजाय 3/2 आ जाता, तो ये अंतराल या तो वर्धमान होता या ह्रासमान होता, क्योंकि 3/2 1 से ज़्यादा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस संख्या रेखा से कि इसलिए सिद्ध करना था, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, इसलिए माइनस। अब आप ये भी चेक कर सकते हो कि ये वर्धमान है या ये ह्रासमान है। अधिकांश क्वेश्चन क्या होते हैं, x की अधिकतम घात का चिन्ह कैसा है, प्लस का है, तो यहाँ पहला पार्ट प्लस और उसके बाद माइनस। और ये चेक करने के लिए कैसे करते हैं बताओ, -1 से 1/2, -1 से 1/2 में x बराबर कितना आएगा बोलो, कोई भी संख्या बोल सकते हो आप, 0 मान लेते हैं। अरे इस पार्ट में ही होता है क्या 0, इतने में, -1 से 1/2 के बीच में 0 होता है। अब आप f डैश में 0 रखो, वैल्यू कितनी आती है, f डैश में 0 रखो x के स्थान पे 0, तो 2 गुणा 0 -1, तो 0 -1, बताओ नेगेटिव आई या पॉजिटिव। अरे वैल्यू क्या आई है, ऋणात्मक आई है। ऋणात्मक आने का मतलब है वो फलन ह्रासमान है। क्या है, ह्रासमान है। देख लो, यही निकाला था क्या हमने, -1 से 1/2 की बात की थी। अब हम बात करते हैं कि इससे आगे का लेते, तो अंतराल ये लें, ये अंतराल लिया था सबसे पहले तो, और अब अंतराल लेते हैं ये 1/2 से 1 का। बताओ 1/2 से 1 के बीच में कोई भी एक संख्या बता दो, 3/4। अरे आधा और 1 के बीच में एक 3/4 होता है, 3/4 यहाँ रख के चेक करो, में x बराबर 3/4, तो f डैश 3/4 पुट करना, 2 गुणा 3/4 -1, इसमें रखा है मैंने x की जगह, डैश वाले में रखना है हमेशा वैल्यू, अवकलन वाले में 2 की टेबल से। 3/2 1.5 होता है, 1.5 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1/2। बताओ पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, वैल्यू क्या आई, धनात्मक, और मैंने ऊपर धनात्मक का ही चिन्ह लगा रखा है, इसका मतलब ये फलन क्या है। इतना करने के बाद हमें लिखना है, अब स्पष्ट है कि -1 से 1/2 तक फलन क्या है, ह्रासमान, और 1/2 से 1 तक फलन क्या है, वर्धमान। इसलिए -1 से 1 तक न तो वर्धमान और न ह्रासमान, दोनों ही हैं, न ह्रासमान। अगर लगातार इसमें ये टुकड़ा 1/2 न आता तो या तो ये वर्धमान होता या ये ह्रासमान होता। इसी प्रकार ये हमें करना था क्वेश्चन नंबर 5 में। हमेशा क्या होता था कि ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता था और इस बार मात्र 1 नंबर का आया है ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपको समाकलन करना था 1/1 प्लस sin x। आप सभी को पता है कि 1 प्लस sin x कोई फॉर्मूला नहीं होता, पर हम इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। 1 माइनस sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो 1 ब्रैकेट 1 माइनस sin x, 1 प्लस sin x और ब्रैकेट लगा के 1 माइनस sin x और ये dx। तो ऊपर तो क्या बन गया आपके पास 1 माइनस sin x ऐसा का ऐसा, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। आप सेपरेट करके लिखो, पहले 1 के बट्टे में कोस स्क्वायर एक्स लिखो, ठीक है, फिर dx ये साथ में लगा दिया। अब ये माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन लगाओ, साइन एक्स के अपॉन में लिखो कोस स्क्वायर एक्स और dx। ध्यान देना 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स और dx। साइन अपॉन कोस tan होता है, परंतु नीचे कोस स्क्वायर है तो एक कोस सेक बन जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे सेक एक्स tan x और dx। अब आप सभी को पता है कि सेक स्क्वायर का समाकलन है वो
tan x होता है, क्योंकि tan x का अवकलन sec स्क्वायर होता है, माइनस sec x tan x का समाकलन है वो sec x होता है, क्योंकि sec x का अवकलन sec x tan x होता है, और समाकलन में एक कांस्टेंट आता है और उसको हम प्लस c से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आपको दो सदिशों का क्रॉस करना था। दो सदिशों का क्रॉस करने के लिए ध्यान देना, आपको कुछ नहीं करना, मानना मत, सीधा आप सारणिक का साइन लगाओ, आई कैप, जे कैप और के कैप लगा दिया। पहले 2 - 3 और 4, 2 - 3 और 4, यहाँ 3 4 और -4, ये लो। अब आंसर आ जाएंगे। आई कैप, आई कैप लिखते ही अपना रास्ता क्लोज, ये पूरा, पहले ये मल्टीप्लाई करो 12, फिर माइनस, फिर ये मल्टीप्लाई करो 16। अब जे कैप लिखते ही जे कैप के आगे चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। अब ब्रैकेट, ये रास्ता क्लोज, पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, फिर माइनस का साइन, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। एक तरफ के गुणा करने के बाद माइनस का साइन लगाया जाता है, प्लस के कैप और ये रास्ता क्लोज, 8 माइनस, ये माइनस के 9 हैं तो प्लस के 9 हो जाएंगे। तो आपका आंसर आएगा -4 आई कैप, माइनस के 20 है, ये प्लस के 20 हो जाएंगे, और 9 और 8 17 के कैप। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आपको क्या कह रहा है कि 3 बिंदु हैं वो 3D में है, क्योंकि हमें तीनों निर्देशांक दिए हुए हैं, 3D में है, और आपको क्या सिद्ध करना है कि संरेख है, मतलब ये एक ही रेखा पर है। तो एक ही रेखा पर निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि हम 10th क्लास में क्या करते थे, AB दूरी निकाल लेते थे, BC निकाल लेते थे, AC निकाल लेते थे, कोई का जोड़, 2 का जोड़ तीसरी के बराबर होता था तब कर लेते, या त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता था। वैसा तो हम 2D में करते थे, पर ये क्वेश्चन किसका है? 3D का है, और 3D का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना कि आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 14 है वो क्या है? त्रिविमीय ज्यामिति, और उसमें सबसे पहले एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि 2 रेखाओं के दिक् अनुपात समान हो तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती है। 2 रेखाओं के दिक् अनुपात समान हो तो वो समांतर होती है, पर समांतर रेखाओं में भी 2 बिंदु उभयनिष्ठ हो तो वो अपने आप में, मान लो ये AB है, मैं कह दूँ ये BC है, ये तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये BC यहाँ होगी फिर, और AB और BC जब एक शीट में आ जाएगी तो ये वो क्या बन जाएगी? संरेख। तो मैं बात ये कर रहा हूँ सबसे पहले AB रेखा के दिक् अनुपात, AB रेखा के दिक् अनुपात। दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं? B वाले एलिमेंटों में से A वाले एलिमेंट माइनस करते हैं। देखो -1, इसमें से ये माइनस करना है, -2 हो गया, 2, फिर माइनस का साइन 3, -3, फिर माइनस का साइन ये 4। तो आपका दिक् अनुपात कितना आया? ध्यान से सुनना, दिक् अनुपात -3, -1 और -7। आप चाहो अनुपात हमेशा एक किसी ना किसी कांस्टेंट राशि से कैंसिल होके आता है, कट के आता है, अगर कोई कुछ कटता है तो काट सकते हो, सभी में माइनस का साइन है, आप चाहो तो इसको प्लस बना सकते हो, बना लिया। अगर इसमें से ये घटाते तो अपने आप प्लस हो जाता। अब हम बात करें BC रेखा के दिक् अनुपात, BC रेखा के दिक् अनुपात, BC के कैसे निकालेंगे? इसमें से ये माइनस करेंगे, -4, फिर माइनस का साइन, ये +1 हो जाएगा, 1, -2, -10, माइनस ये +3 हो जाएगा। अगर ये माइनस न हटाओ तो सीधा एक जैसा बन जाएगा। देखो माइनस थे तीनों में, ये कितना आया? -3, ये कितना आया? -1, ये कितना आया? -7। देखो दोनों के दिक् अनुपात समान आए या नहीं आए? आ गए। तो हम यहाँ लिखेंगे AB व BC दोनों रेखाओं के
दिक् अनुपात समान है तथा बिंदु B क्या है, उभयनिष्ठ है। इसलिए तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। अब ये तो एग्जाम में था, अब बात ऐसी होती कि ये AB होती, इसको CD मानते, 4 निर्देशांक होते, ये AB है, एक C और एक D और होता, AB और CD। ये कह देता कि आप सिद्ध करो AB और CD दोनों रेखाएं समांतर हैं। तब क्या करते कि AB के दिक् अनुपात आते, वही CD के आते, परंतु उन दोनों में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता। तब हम लिखते कि AB और CD दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात समान है, इसलिए दोनों रेखाएं समांतर है। परंतु बिंदु जब उभयनिष्ठ होता है तो समांतर का नाम बदलकर हम क्या कर देते हैं, संरेख कर देते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या है, LPP का सुसंगत हल क्षेत्र परिभाषित कीजिए। रेखिक प्रोग्रामन समस्या को हम शॉर्ट में लिखते हैं LPP। कौन सी एक्सरसाइज, नंबर 15 की बात कर रहे हैं। सुसंगत हल क्षेत्र को परिभाषित कैसे करेंगे, ध्यान से देना। दी गई LPP या दी गई असमीकरण, आपके 10th क्लास में आता है, दी गई असमीकरण का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या कहलाता है, सुसंगत हल क्षेत्र कहलाता है। जो भी असमीकरणें दी होती है, हम 10th क्लास में क्या करते हैं, 2x + 3y ≤ 6, उसका ग्राफ बनाते हैं, एक लाइन खींचते हैं, मूल बिंदु की तरफ हम डार्क करते हैं, तो वो क्या होता है, वो असमीकरण का हल क्षेत्र होता है। असमीकरण का हल क्षेत्र तो होता है, परंतु जब कोई दूसरी असमीकरण और आ जाती है, उसका हल क्षेत्र भी उसकी तरफ होता है। तो जो सभी का कॉमन पार्ट होता है, कॉमन पार्ट का मतलब उभयनिष्ठ हल क्षेत्र होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सुसंगत हल क्षेत्र कहते हैं। दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, असमीकरण नाम न लिख के दिए गए विरोधों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र सुसंगत हल क्षेत्र कहलाता है। असमीकरण की जगह नाम आप विरोध भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, हम जानते हैं कि PA यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। आपको PA यूनियन B की वैल्यू दी हुई है 7/11, आपको PA की वैल्यू दी हुई है 6/11 और PB की वैल्यू दी हुई है 5/11 माइनस PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू पूछी हुई है। आप इसका पक्षांतरण करो तो आपके पास PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी आएगी, 6 और 5 कितने होंगे, 11/11 माइनस ये ले आओ 7/11। दोनों का हर समान है तो आप सीधा लिख सकते हो 11 में से 7 जाएंगे तो 4/11। यही हमें क्या करना था, निकालना था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, F और G एकेकी आच्छादक है और संयुक्त फलन ये आपको प्रदर्शित करना है कि इन दोनों की वैल्यू समान होती है। अब कैसे करना है, सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, माना फलन F किस में है, A से B में है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ फलन G मान लेते हैं, G किस में है, B से C में है। इस प्रकार मानना है, ये एक प्रमेय का रूप है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं इसी प्रकार फलन F के अंदर कैपिटल A का एक एलिमेंट है स्मॉल a और उसकी वैल्यू क्या आती है, स्मॉल b आती है। कैपिटल A के अंदर कोई समुच्चय है और उस समुच्चय का एक एलिमेंट है A और कैपिटल B का जो समुच्चय का एलिमेंट है उसका आंसर स्मॉल b आता है। ठीक इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे,
क्या आएगा, जी बी बराबर स्मॉल सी। अब हमें क्या क्या निकालने हैं, बात उनकी करते हैं। सबसे पहले आपको गोफ निकालना है, तो गोफ कैसे निकालेंगे? गोफ निकालने के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखना कि आप जब भी चाहे गोफ निकालो चाहे फोग निकालो, आपको हमेशा पहले लास्ट वाले पे डिनोट करना है। लास्ट में एफ है या जी? लास्ट में एफ है। आप पहले बात करते हैं एफ की। एफ कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है? एफ ए से बी में परिभाषित है, ठीक है। उसके बाद एफ के बाद बारी किसकी आती है? जी की। जी किस से किस में परिभाषित है? बी से सी में। हमेशा ध्यान रखना, फलन तभी परिभाषित होगा जैसा हम मैट्रिक्स में पढ़ते हैं वैसा ही यहाँ, कि ये और ये दोनों क्या होने चाहिए थे? समान होने चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि गोफ है वो किस से किस में होगा? ये तो समान है और ये कहाँ से कहाँ चला जाएगा? ए से सी में चला जाएगा। क्या? गोफ। और हमें क्या निकालना है? गोफ का इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो हम क्या करेंगे? गोफ इन्वर्स। और गोफ इन्वर्स बोलो, इसका अपोजिट करते ही किस में परिभाषित हो जाएगा? वो सी से ए में। हम इसको समीकरण नंबर 1 दे रहे हैं। अब आगे की बात करते हैं। हाँ, ये गोफ इन्वर्स किस से किस में परिभाषित होगा? सी से ए में। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ कर लेते हैं। अगर इसकी बात करें तो एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स की बात करेंगे, तब यहाँ से इन्वर्स निकाल रहा हूँ मैं। इस स्मॉल ए की वैल्यू बोलो, अगर आप इसको आगे भेजते तो क्या होता? एफ इन्वर्स ये बी। यहाँ बी बराबर यहाँ क्या होता? एफ इन्वर्स जी इन्वर्स, सॉरी ये जी आगे जाते क्या हो जाएगा? जी इन्वर्स और स्मॉल सी। इनकी वैल्यू हम आगे काम लेंगे। किस प्रकार लेंगे वो देखो। हमें निकालना है एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स। तो ध्यान देना, पहले लास्ट वाला कहाँ से कहाँ है? जी इन्वर्स बोलो, ये तो जी है, किस से किस में परिभाषित है? बी से सी में। तो जी इन्वर्स किस से किस में परिभाषित होगा? सी से बी में। तो मैं ठीक यही बात लिख रहा हूँ यहाँ, सी से बी में कर दिया। अब इतना करने के बाद जी इन्वर्स का कर दिया। अब एफ इन्वर्स की बात करते हैं। यहाँ एफ था, अगर मैं एफ इन्वर्स लिखता तो ये किस से किस में परिभाषित होता? बी से ए में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी से ए में। मैंने आपको वापस फिर एक बार यही बात बता रहा हूँ, बीच बीच वाले दोनों क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। समान आ गए, इसका मतलब जो एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स है वो किस से किस में परिभाषित होगा? सी से ए में। ध्यान देना, दोनों परिभाषित रूप तो समान आ गए क्या? दोनों के समान आ गए। यही हमें क्या करना था? ये कह रहा है कि ये दोनों की वैल्यू समान है क्या? तो आप यहाँ लिख देना समीकरण नंबर 1 2, इनको 2 तो आप इनको 3 4 दे देना। अगर इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हो, इसको 2 दे देते हो और इसको 3 दे देना, और ये समीकरण नंबर 4। हमें कौन कौन से बराबर करने थे? देखो, गोफ इन्वर्स की वैल्यू कौन बता रहा है? समीकरण नंबर 3। एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स की वैल्यू कौन बता रहा है? समीकरण नंबर 4। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 और वह समीकरण 4 क्या हैं? समान हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे गोफ इन्वर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स के समान होगी। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। आप इसको थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते थे एलिमेंट वगैरह मान के, पर ये इतना करोगे तब ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का ही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आपको a माइनस 2i की वैल्यू ये दी हुई है और आपको पूछा हुआ है कि a इंटू ए के ट्रांसपोज का गुणा कीजिए। आप पहले आप a निकालो। यहाँ i है वो इकाई आयु है 3 इंटू 3 का, तो a बराबर क्या आएगा? ध्यान से देखना, -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0 और प्लस 2i का, ये -2i इधर आते ही प्लस 2i होगा, तो 2 0 0
0 2 0 0 0 2। जब आप इनका ऐड करोगे तब कितना आएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, -2 और 3 2, ये जब ऐड करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और -1 -3 1, और ये जब ऐड करेंगे तब 2। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, a की वैल्यू आई, ये निकालना था। उसके बाद a इंटू ए का ट्रांसपोज निकालना है आपको। तो प्रश्नानुसार आपको a इंटू ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो a इंटू ए का ट्रांसपोज, तो a तो क्या है, 1 -2 और 3 2 3 -1 -3 1 2। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि जो रो है वो क्या बना दो आप, कॉलम बना दो। चलो कॉलम बनाते हैं। 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2। अब गुणा करने हैं आपको, गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद आपका क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 को 1 से करते ही 1 प्लस के 4 और प्लस के 9। ठीक इसी प्रकार ये करेंगे, 2 माइनस के 6, उसके बाद माइनस का 3, ये कर लिया। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3, उसके बाद -2, उसके बाद 3 का इससे करेंगे तो प्लस का 6। अब देखते हैं सेकंड रो की बारी आती है। 2 को 1 से करते ही 2, 3 को -2 से करते ही माइनस का 6, -1 को इससे करते ही माइनस का 3। ठीक इसी प्रकार ये 4, ये प्लस का 9 और ये प्लस का 1। ठीक इसी प्रकार ये करेंगे, माइनस का 6 प्लस के 3 और ठीक इसी प्रकार ये माइनस के 2। अब देखते हैं, -3 माइनस के 2 और प्लस के 6। अब ये देखते हैं, माइनस के 6 प्लस के 3 और माइनस के 2। अब यहाँ माइनस के 3 तो प्लस के 9 हो जाएंगे, ये प्लस का 1 प्लस का 4। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 9 4 13 और 1 14। ये देखो, माइनस के 9 प्लस के 2 तो माइनस के 7, उसके बाद माइनस के 5 प्लस का 6 तब 1। ये देखो, 2 - 9 तो माइनस के 7, उसके बाद 4 9 13 1 14, उसके बाद माइनस के 8 और प्लस के 3, माइनस के 8 प्लस के 3 आ रहे हैं क्या, देख लेना आप। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 6 प्लस के 3 और माइनस के 2। ठीक है, माइनस के 8 प्लस के 3 तो माइनस के 5 हो गई। अब देखते हैं, माइनस के 5 प्लस का 6 1, माइनस के 8 प्लस का 3 तो माइनस के 5, और 9 10 1 और 14। ये लो, अब देखो जो आपका आंसर है वो एक सममित मैट्रिक्स है, और जो आपका ए और ए का ट्रांसपोज था वो भी एक सममित मैट्रिक्स ही था। मैंने ए निकाला, 1 -2 3। ऐसे भी देखो, 1 2 और -3 चिन्ह अलग अलग थे। अब यहाँ देखो, 14 -7 1 14 -7 1 -7 14 -5 -7 14 -5 1 -5 14 1 -5 14। मतलब प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ है, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ है, तृतीय पंक्ति तृतीय स्तंभ है। जब जो पंक्ति है वैसा ही स्तंभ होता है तब हम उस मैट्रिक्स को सममित मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो आंसर है वो एक सममित मैट्रिक्स के रूप में है, यही निकालना था हमें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, आपको x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। तो मैं इससे पहले एक काम करता हूँ, ध्यान से देखना आप। 2x + 5 अपॉन √x² + 3x + 1। ध्यान से देखना, इस जो हर के अंदर लिखा हुआ है उसका अवकलन करके देखो आप मन मन में। x² का 2x होता है, प्लस 3x का 3 होता है, तो 2x + 3 + 0, 2x + 5 को मैं 3 + 2 में अलग अलग कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ 2x + 3 + 2 अपॉन में क्या है, √x² + 3x + 1। जो हर में होता है वो अंश के प्रत्येक भाग के अलग अलग पार्ट में लिखते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ 2x + 3 अपॉन में लिख देता हूँ √x² + 3x + 1 + 2 अपॉन
रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हम क्या कर लेते हैं, x के सापेक्ष समाकलन करते हैं। समाकलन करने से पहले यहाँ दे लिख लेना, x के सापेक्ष समाकलन करने पर तो i बराबर, ध्यान देना मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा रहा हूँ। इंटीग्रेशन का साइन लगाते 2x प्लस 3 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx प्लस 2, ये कांस्टेंट राशि है, आप इसको समाकलन से बाहर निकाल सकते हो। और dx यहाँ लिख देता हूँ और रूट में ध्यान देना एक्स स्क्वायर प्लस 3x। मैं इसको पूर्ण वर्ग बनाऊंगा और पूर्ण वर्ग बनाने की सबसे पहली स्टेप क्या होती है, जिसकी घात 2 होती है उसका गुणांक 1 होना चाहिए, 1 है। दूसरी स्टेप ये होती है कि x के गुणांक का आधे का वर्ग एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। x का गुणांक कौन है, 3, 3 का आधा 3/2 और 3/2 का स्क्वायर क्या होता है 9/4। तो मैं 9/4 एक बार जोड़ता हूँ और एक बार 9/4 क्या कर लेता हूँ, घटा लेता हूँ। घटा दिया, 9/4 जोड़ दिया, 9/4 घटा दिया, ये प्लस का 1 यहाँ था वो ऐसा कैसा लिख दिया। आगे देखते हैं, इसको t मानने से ऊपर वाला पूरा dt बनता है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर t, तो 2x प्लस 3, इसका अवकलन जो मानते हैं उसका क्या होता है, अवकलन होता है। माना उसका अवकलन कर दिया, इस 1 का 0, t का क्या होगा dt/dx होगा, वो dx इधर आ जाएगा। ये चीज़ आपकी पूरी की पूरी अंश में आपको दी हुई है, dx प्लस 3d। अब i बराबर क्या आएगा, ये बन गया dt अपॉन ये रूट t। ठीक है, इतना करने के बाद आगे देखते हैं, प्लस 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन, ध्यान देना रूट के अंदर ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 माइनस 9 5, माइनस के 5/4 आएंगे आंसर। पर मैं माइनस का चिन्ह तो बाहर लिख देता हूँ, यहाँ रूट 5/2 का क्या कर लूँ, इसको होल स्क्वायर। जो 5/4 है हम उसको रूट 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको करना क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको इस रूट t को आप चाहो तो कहाँ लिख सकते हो, ऊपर, और ऊपर लिखोगे तब क्या लिखेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन t की पावर कितनी मानी जाती है यहाँ 1/2। अगर अंश में लिखेंगे तो वो कितनी होगी, t की पावर -1/2 और dt प्लस इंटीग्रेशन 2 है ही आगे, इसको dx, ध्यान देना dx अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है मैं वो बता देता हूँ आपको। पहले इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हमें समाकलन के अंदर पढ़ते हैं हम, क्या होता है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। फ़र्क क्या है इसमें, देखो x के स्थान पे क्या लिखना है x प्लस 3/2, a के स्थान पे क्या लिखना है रूट 5/2। रखना स्टार्ट करो, इस समाकलन के चिन्ह को हटा लो, इस 2 को ऐसा कैसा पड़ा रहने दो। आगे देखते हैं, आगे क्या आएगा log, या सीधा लिख लो log x के स्थान पे क्या है x प्लस 3/2, फिर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ऐसा का ऐसा आता है रूट के अंदर, ये लिखेंगे पूरा का पूरा। ये पूरा का पूरा लिखने का मतलब है इसका आंसर ये होगा, और इसका आंसर क्या है 9/4 से 9/4 कैंसिल। हकीकत ये है कि इसका आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, क्योंकि ये तो कैंसिल होगा। आप चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो पूरे को, इसको दोबारा सोल्व करोगे तब आंसर यही आना है। इतना तो हमने कर लिया, प्लस सी लगा दिया, और प्लस सी एक बार मत लगाओ, आप आगे वाली स्टेप में लगा देना। अभी इसका समाकलन क्या है बाकी है, और समाकलन हम जैसे ही इसका करेंगे तो t की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, ये समाकलन किया है। x की पावर n का समाकलन क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, वही किया है मैंने, घात में 1 जोड़ दिया और वही घात नीचे हर में लगा दी। प्लस 2 log x प्लस 3/2 प्लस रूट
यहाँ माइनस का साइन था, तो आप ध्यान रखना ये फॉर्मूले में भी यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ माइनस रहेगा, तो इस फॉर्मूले में यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। और ये सही है जो आपने लिखा है वो, क्योंकि आंसर यही आना है इसका सॉल्यूशन करेंगे तब यही आएगा। बस फॉर्मूले में ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूले में यहाँ माइनस होता है तब यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होता है तब यहाँ प्लस होता है, रूट वाली संख्या सेम रहती है। अब आगे देखते हैं, टी की पावर -1/2 में 1 जोड़ने का मतलब क्या है, प्लस का 1/2। प्लस के 1/2 को आप रूट टी लिख सकते हो, और 1 -1/2 का 1/2 होता है इसका आंसर, और वो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। वो 2 ऊपर तो आ जाएगा, पर ऊपर आते ही यहाँ भी 2 है, तो मैं पूरे में से 2 क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ क्या बचेगा, टी की पावर 1/2 मतलब रूट टी, और टी का मान वापस रखो जहाँ भी आपने टी माना था, क्या था, √x² + 3x + 1। ठीक है, इतना करने के बाद प्लस ये 2 कॉमन आ गया, log x + 3/2 प्लस रूट ये ऐसा का ऐसा x² + 3x + 1, x² + 3x + 1, और ये बंद प्लस c। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 का हमने एक्सरसाइज नंबर 7 में पढ़ा था। ये कहाँ तक चलता है, अनंत तक, और किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, √log x की पुनरावृत्ति हो रही है, रूट की पुनरावृत्ति हो रही है, log x की पुनरावृत्ति हो रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक रूट को एक log x को कम कर लेता हूँ। अब कितना दिखाई दे रहा है, अब वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा पहले था। तो मेरा कहने का मतलब है आप एक चीज़ को सेम रखो, √log x प्लस, और ये बाकी वैसा ही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये किसका मान था, पूरा y का, तो यहाँ क्या लिख लो आप, y। अब बताओ ये रूट हटाने का कोई तरीका, दोनों तरफ वर्क करेंगे। आप जैसे ही वर्क करते हो तो इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अवकलन करेंगे तो y² का अवकलन तो क्या होता है, 2y, पहले घात का होगा, फिर y का कितना होगा, dy/dx बराबर log x का अवकलन कितना होता है, 1/x प्लस y का अवकलन कितना होता है, dy/dx। इन दोनों में से dy/dx क्या लेते हैं, कॉमन। आप जैसे ही dy/dx कॉमन लेते हो तो यहाँ तो कितना बचेगा, 2y, और प्लस का 1 इधर आते क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और बराबर के बाद क्या है, 1/x। तो आपका आंसर क्या आएगा, वो देखो, dy/dx बराबर 1/x ब्रैकेट 2y - 1, ये आपका dy/dx का आंसर है। यही क्वेश्चन नंबर 14 में आपको इतना ही करना था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या कह रहा है वो देखते हैं। ये एक आपको वक्र दिया हुआ है, ये थोड़ा सा लंबा है, 2 नंबर के क्वेश्चन में नहीं देना चाहिए था, पर अब देखते हैं कैसे क्या था। एक वक्र दिया हुआ है 2x² - y² बराबर 14। वक्र का मतलब डायग्राम कैसा भी हो सकता है, परवलय भी हो सकता है, दीर्घवृत्त भी हो सकता है। तो हम अपनी इच्छा से कोई भी डायग्राम बना लो, मान लेते हैं ये एक डायग्राम बना लिया, ठीक है। ये डायग्राम बनता है इस बहुपद से, आपको इस समीकरण से। तो अब आगे क्या कर रहे हैं कि इस पर एक रेखा है और वो समांतर है, और वो समांतर किसके है, अभिलंब के समांतर अभिलंब का समीकरण निकालना है। और ये एक रेखा है। अब वो रेखा किस प्रकार है, अब आप पहले तो आप ये बताओ कि ये क्या है। ये इस वक्र की स्पर्श रेखा है, ये इस वक्र की क्या है, स्पर्श रेखा है। इस वक्र को टच करते हुए जा रही है, तो ये तो इसकी क्या है, स्पर्श रेखा। हम 11वीं क्लास में सीखते हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं।
तो ये इसका क्या है, अभिलंब है, ये इसका अभिलंब है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वक्र 2x² - y² बराबर 14 पर सरल रेखा, ये सरल रेखा है, x + 3y बराबर 6 के समानांतर अभिलंब का समीकरण निकालना है। इसके समांतर है अभिलंब, जो आपको समीकरण दी हुई है इसके समांतर है, इसके समांतर है अभिलंब, और ये अभिलंब मूल है, ये अभिलंब है, इसके समांतर एक रेखा दी हुई है आपको, और उसकी समीकरण कौन है, अभिलंब के समांतर रेखा है ये x + 3y बराबर 6। तो मैं ये कहना चाह रहा था, इस डायग्राम से आपको बहुत ज़्यादा बातें समझ में आ गई। ये वक्र है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, ये इसका अभिलंब है, और अभिलंब के समांतर, अभिलंब के समांतर ये रेखा है। इतना कर लिया। इतना करने के बाद आपको अभिलंब का समीकरण निकालना है। अभिलंब कौन सा है, ये मैं अब एक नामकरण कर देता हूँ इसका, A B C D E F। आपको दिया हुआ है EF, EF का समीकरण दिया हुआ है, और EF और CD क्या है, EF और CD क्या है, समानांतर है, और समांतर रेखाओं की प्रवणताएं समान होती है। मैं यही बात लिख रहा हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले मैं एक बात लिख रहा हूँ यहाँ कि EF चित्रानुसार, आप लिख देना, चित्रानुसार EF समानांतर है CD के, और तो मैं यहाँ लिख देता हूँ EF की प्रवणता, EF की प्रवणता बराबर CD की प्रवणता, क्योंकि समांतर रेखाओं की प्रवणताएं समान होती है। ये बात हमने 11वीं क्लास में पढ़ी थी। अब यहाँ देखो EF की प्रवणता कैसे निकालेंगे। प्रवणता निकालने का सीधा फॉर्मूला भी है, किसी के ध्यान में है तो, -x का गुणांक बटे y का गुणांक, -x का गुणांक, -x का गुणांक बोलो कितना है, 1 बटे y का गुणांक कितना है बोलो, 3 बराबर CD की प्रवणता। ये हो गई CD की प्रवणता, आ गई आपके पास। CD की प्रवणता आ गई तो हम AB की भी निकाल सकते हैं, क्योंकि AB लंब है किस पर, CD पर। AB लंब है CD पर, और दो रेखाएं परस्पर लंबवत होने की शर्त क्या होती है, दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होना चाहिए। तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होना चाहिए। तो मैं एक जगह तो लिख देता हूँ -1/3 इंटू M2 किसकी प्रवणता है वो लिख देता हूँ। हमें CD की निकाल ली, तो अब AB की निकालनी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AB की प्रवणता, AB की प्रवणता बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो AB की प्रवणता कितनी आ गई, AB की प्रवणता ये 3 भाग में आ गई, जाती गुणा में आ जाएगा। ये लो AB की प्रवणता आ गई, ये CD की प्रवणता आ गई। पर अब हमारे पास अभी तक क्या नहीं है, अभी तक ये पॉइंट नहीं है आपके पास, स्पर्श बिंदु। प्रवणताएं तो समान है। अब प्रवणताएं समान है तो हम क्या करेंगे, इस वक्र का अवकलन करते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वक्र 2x² - y² बराबर 14। अब यहाँ लिखूँगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x² का अवकलन क्या होता है, 2 का 2, x² का 2x होगा, तब वो गुणा करते ही कितना हो जाएगा 4x, माइनस इसका होगा 2y, और y का कितना होगा dy/dx बराबर 14 का अवकलन कितना होगा 0। सभी में से 2 कॉमन आ रहा है, या आप एक काम करो, इस 4x को यहीं रहने दो, 4x बराबर ये माइनस वाला पद आगे ले आओ, 2y dy/dx, इस 2y को अपॉन में ले आओ, कैंसिल कर लो, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई 2x/y, dy/dx की वैल्यू आ गई 2x/y। dy/dx क्या होती है, वक्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy/dx। वक्र के
किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, और वो प्रवणता का मान कितना आ गया 2x/y। और वक्र कौन सा, ये वक्र, और ये बिंदु, इस पर स्पर्श रेखा कौन है, AB। इसका मतलब ये मान AB की प्रवणता के बराबर होना चाहिए। वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x/y है। अब आप चित्र देख के बता सकते हो कि वक्र पर स्पर्श रेखा कौन है। वक्र पर स्पर्श रेखा कौन है, AB है। तो AB की प्रवणता हमने कहीं ना कहीं ऊपर निकाली जरूर है। AB की प्रवणता कितनी निकाली है, 3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 बराबर 2x/y। आप चाहो तो इस y को इधर ले आओ और इस 3 को इधर ले आओ, तो y इधर आते ही 2x/3, ये y का मान है 2x/3। अब ये कहाँ रखना है, अब ये y का मान आपको वक्र में रखना है ताकि आपके पास स्पर्श बिंदु प्राप्त हो जाए x और y। अब स्पर्श बिंदु प्राप्त करने के लिए ध्यान देना, y का मान वक्र में प्रतिस्थापित करने पर, y का मान वक्र में प्रतिस्थापित कर रहा हूँ 2x² माइनस y का मान कितना है 2x/3, ऊपर स्क्वायर है क्या, तो ये लो स्क्वायर, बराबर के बाद कितने हैं 14। आगे देखते हैं 2x² माइनस 4x²/9 बराबर 14। इनको अपोन में 1 लिख के आप गुणा भाग करो, तब आएंगे 18x² माइनस 4x²/9 बराबर 14। 18x² में से 4x² जाते ही कितना आएगा 14x²। ये 9 आगे गुणा में भेज दो, 14 गुणा 9, 14 से 14 क्या हो जाएगा कैंसिल। x² बराबर 9, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा +-3। ये x का मान यहाँ लिख लें, इसको समीकरण नंबर 2 दे देना। x का मान समीकरण 2 से क्या आएगा, y बराबर x बराबर पहले तो +3 लो, तब कितना आता है y बराबर 2 गुणा 3/3, तो कितना आएगा +2। और x बराबर -3 लेते ही क्या आएगा, y बराबर 2 गुणा -3/3, 3 से 3 कैंसिल, तब y बराबर कितना आएगा -2। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये स्पर्श बिंदु हमारे पास, स्पर्श बिंदु कौन कौन आ गए, जब आपने +3 लिया तब तो +2 आया, +3 लिया तब +2 आया, और -3 लिया तब -2 आया। इस बिंदु के निर्देशांक आए ये +-3 +-2 ये आए। अब हमें क्या निकालनी है, अभिलंब का समीकरण निकालना है। आप ये बताओ इसमें अभिलंब है कौन, AB है या CD है या EF है। अभिलंब है CD, AB है इसकी स्पर्श रेखा, EF है अभिलंब के समांतर कोई रेखा जो क्वेश्चन में दी हुई है। तो हमें निकालना है CD का समीकरण। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CD का समीकरण, ध्यान देना थोड़ा सा इधर। CD का समीकरण, अभिलंब CD का समीकरण क्या होगा वो देखते हैं। अभिलंब CD का समीकरण y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट x माइनस x1। ये हमारे 11th क्लास में फॉर्मूला होता है। एक बिंदु दिया हो और प्रवणता दी हुई हो तो समीकरण निकालने का, तो हमें बिंदु सबसे पहले कौन सा मान लेते हैं 3,2, और प्रवणता तो आपको पता है CD की निकालनी है, तो CD की प्रवणता आपको पता है कितनी है -1/3। जिसकी समीकरण निकालनी है उसी की प्रवणता चाहिए आपको, तो y माइनस y1 कितना है 2, m की जगह -1/3, x माइनस x1 कितना है 3। आप इस 3 को इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा 3y -6 -x +3। एक तरफ कर लो इन सभी को, माइनस का x इधर आते ही प्लस का 3y -6 इधर ले आओ, ये लो साहब, एक समीकरण तो ये बन गई। अगर आप ये बिंदु कौन सा लेते -3, -2 लेते, क्योंकि बिंदु आपके पास 2 आए हुए हैं,
अगर वो लेते और प्रवणता तो सेम रहेगी, प्रवणता चेंज नहीं होती है, तब फॉर्मूला क्या बनेगा, y माइनस y1। इसी समीकरण में y1 कितना है, -2 है, तब यहाँ कितना हो जाएगा, +2। m की जगह -1/3, x माइनस x1 की जगह कितना है, -3, तो ये +3, ये 3 इधर ले आओ। 3y + 6 -x -3, तो आप एक काम करो, फिर इसको इधर ले आओ। इधर ले आते ही क्या हो जाएगा, x + 3y प्लस के 6 आगे जाते ही माइनस के -3 -6 -9। ये आपकी दोनों समीकरणें आ गई, यही हमें क्या करनी थी, निकालनी थी। अतः अभिलंब का समीकरण x + 3y, आप इधर रखो तो इधर रख लेना, -9 = 0, या x + 3y, ये इधर ले आओ, +9 = 0 होगा। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया है। बस ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, ये 6 नंबर से भी ज़्यादा था, पर एग्ज़ाम में ना तो 6 नंबर का दिया, आपके क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। इसका मतलब ये सिर्फ कितने नंबर का है, 2 नंबर का है और थोड़ा लेंथी था। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर π/3। देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूले के अंदर रूट है वो दोनों टर्मों में आता है। इस कारण हम साइन इनवर्स के जो भी पद हैं उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कोस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। हम पहली बात इतने को क्या लिखते हैं, π/2 माइनस कोस इनवर्स x। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करता हूँ, π/2 माइनस कोस इनवर्स 2x और बराबर के बाद π/3। ध्यान से सुनना, कोस इनवर्स के आगे यहाँ भी माइनस का साइन है, कोस इनवर्स के आगे यहाँ भी माइनस का साइन है। हम दोनों का क्या कर देते हैं, पक्षांतरण, और जो बराबर के बाद π/3 है उसको इधर ले आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखो, π/2 एक पूरी पाई बन जाएगी, ये इधर ले आएंगे -π/3 और इक्वल के बाद ये कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 2x। ध्यान देना, ये ऐसा ही पड़ा रहने दूं, आगे देखते हैं। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, कोस इनवर्स xy, x और y की जगह क्या है 2x। यहाँ प्लस का साइन होता है तब फॉर्मूले में यहाँ क्या आता है, माइनस आता है। √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस वाई स्क्वायर, पर y की जगह क्या है 2x है और उसका होल स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर। कोस इनवर्स इधर आएगा तो अकेला कोस बन जाएगा, कोस पाई माइनस π/3। मैंने इसको 2π/3 इसलिए नहीं लिखा कि इसको आगे सॉल्यूशन निकालेंगे हम। अब आगे देखो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस एक ही रूट में लिख देते हैं हम इन दोनों को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब देखते हैं कोस पाई माइनस थीटा। पाई माइनस का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, बाकी सभी नेगेटिव रहते हैं। इसका मतलब वैल्यू तो किसकी आएगी, ऋणात्मक आएगी। और पाई पे नाम चेंज होता नहीं, तो कोस π/3 मतलब कोस 60, और कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। बराबर के बाद 2x स्क्वायर माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब ध्यान देना, मैं रूट वाला पद एक तरफ कर रहा हूँ, बाकी सभी पदों का अलग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इस माइनस का और रूट वाला पद है तो इधर पक्षांतरण करते ही प्लस का हो जाएगा, और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 4x स्क्वायर, और बराबर के बाद 2x स्क्वायर माइनस 1/2 इधर आते ही प्लस का 1/2। ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, हम वर्क करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं बोथ साइड स्क्वायर। ये शायद एग्जाम्पल है आपकी बुक का। तो जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा और यहाँ इतना आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर करने का मतलब है a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करते ही तो 4x की पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर करते ही 1/4 प्लस 2ab, तो 2a की जगह 2x स्क्वायर और b की जगह 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल।
मैंने इसका होल स्क्वायर भी कर दिया है और इसका होल स्क्वायर भी कर दिया। इसका स्क्वायर करते ही रूट गए, इसका स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर से हमने ओपन कर लिया। अब देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 4x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4x की पावर 4, 4x की पावर 4 प्लस 1/4 प्लस 2x स्क्वायर। ध्यान देना, 4x की पावर 4 से 4x की पावर 4 क्या हो गया, कैंसिल। x स्क्वायर के पद कितने बचे, माइनस के 4x स्क्वायर है, माइनस का x स्क्वायर है तो माइनस के तो 5x स्क्वायर हो गए, ये इधर आएगा तो माइनस के 7x स्क्वायर, माइनस के 7x स्क्वायर और बराबर के बाद 1/4 और ये एक इधर आते ही माइनस का 1/4 में से 1 जाने का मतलब क्या है कि माइनस के 3/4, माइनस से माइनस से कैंसिल, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/4 गुणा 7, ये 7 इधर आ गया। स्क्वायर जैसे ही हटेगा इस पे रूट आएगा और प्लस माइनस का साइन आएगा। मैं प्लस माइनस का साइन तो लगा देता हूँ, 3 का तो रूट होता नहीं है तो ऐसा कैसा, 7 का भी रूट होता नहीं है पर 4 का रूट होता है 2 और वो भी हर में है तो मैं इसको 1/2 लगा देता हूँ। ये आपके x के दोनों मान हैं, यही हमें निकालने थे इसी क्वेश्चन में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको सिद्ध क्या करना है, 1/a 1/b 1/c आने चाहिए। यहाँ 1/abc है नहीं तो एक काम करते हैं, इनका अंदर तो हम भाग देंगे और बाहर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना, मैं abc LHS सोल्व कर रहा हूँ, LHS में क्या करूँगा, मैं बाहर तो abc का गुणा कर रहा हूँ, बाहर abc का गुणा कर लिया, अंदर abc का भाग देंगे। भाग कैसे देंगे, इसमें सिर्फ a का भाग देंगे, इसमें सिर्फ b का भाग देंगे और इसमें सिर्फ c का भाग देंगे, क्योंकि सारणिक का गुणधर्म ये कहता है कि आप किसी भी संख्या से गुणा करते हो तो या तो वो एक पंक्ति से करो या वो एक स्तंभ से करो। तो मैं एक पंक्ति से भाग दे रहा हूँ यहाँ, तो 1 में a का भाग देती 1/a प्लस a में a का भाग देती 1, इसी प्रकार 1/a, इसी प्रकार 1/a। इसमें करो b का 1/b, 1/b प्लस 1/b, 1/c, इसमें c का दे रहा हूँ 1/c, 1/c प्लस c/c कितना होता है। मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने abc से बाहर गुणा किया है तो अंदर abc से भाग दिया है, इसमें a का भाग दिया, इसमें b का, इसमें c का, इसी से ये बनी है। हमें क्या चाहिए, 1/a 1/b 1/c, तीनों के बीच में जोड़ का साइन चाहिए, 1/a 1/b 1/c, सभी को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, सेम ये बन रहा है पूरा का पूरा। abc पहले ही बाहर पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं इसको और इसको और इसको, तीनों को तो आपको जोड़ना है। तो मेरा कहने का मतलब है R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये R1 होती है, ये R2, ये R3, तीनों को आप जैसे ही जोड़ते हो तो ABC 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, सभी को जोड़ दिया R1 के अंदर। बाकी ऐसे के ऐसे 1/b 1/c 1/b प्लस 1 1/c 1/b 1/c प्लस 1, ये लिख दिया हमने। अब देखते हैं, बताओ R1 के सभी एलिमेंट समान है या नहीं, समान है तो हम इस पूरे को क्या ले लेंगे, कॉमन, उभयनिष्ठ। आप जैसे ही उभयनिष्ठ लेते हो तो यहाँ लिख देना R1 में से 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, उभयनिष्ठ लेने पर तो यहाँ 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, आप जैसे ही उभयनिष्ठ लेते हो तो यहाँ तो कितना बचेगा, 1 1 1, 1/b 1/c, 1/b प्लस 1 1/c, 1/b और 1/c प्लस 1। अब देखो हम एक काम करते हैं, हमें जो सिद्ध करना था वो पूरा आ गया क्या, ABC ABC, ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट, इसका मतलब इस पूरे का आंसर मात्र 1 बनेगा। और 1 बनता है या नहीं बनता, आप कोशिश करो कि ये 0 बन जाए, पहले ये चेक करो। 1/c 1/c, इसमें से ये घटाते ये 0 बनता है, इसमें से ये घटाते ये 0 बनता है। इसका मतलब C1 में से C2 क्या कर ले, घटा ले, ताकि 0 बन जाए। ज़्यादा 0 बनने से हमें सुविधा ये होती है
कि आंसर जल्दी से आ जाते हैं। हालांकि वैसे भी कर सकते हैं हम। C1 में से C2 आप माइनस करो तो ABC ब्रैकेट 1 + A 1 + B 1/C। अब माइनस करेंगे तो 1 - 1 0, 1/B -1/B -1, तो इसका आंसर कितना आएगा? क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह लगाने का मतलब है अंदर माइनस का साइन गुणा होगा। 1/C - 1/C 0, 1 1/B + 1 1/C, ये सेम लिखने हैं, 1 1/B 1/C + 1। ठीक है। अब देखो C1 के अंदर कितने जीरो बन गए? 2 जीरो बन गए। मात्र एक एलिमेंट बचा है और वो कौन है? -1 है। हम C1 के अनुदिश क्या कर लें? प्रसार कर लें। C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तब क्या आएगा? ABC ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/A + 1/B + 1/C, और हम इसका प्रसार करेंगे। जीरो की जरूरत नहीं, इस जीरो की भी जरूरत नहीं। ये एलिमेंट है, बताओ इसका चिन्ह बदलेगा या नहीं बदलेगा? ये द्वितीय पंक्ति है, प्रथम स्तंभ है, तो 2 और 1 3 विषम संख्या है। विषम संख्या पर चिन्ह बदलता है, तो -1 किसका बन जाएगा? +1 बन जाएगा। ये एलिमेंट अपने रास्ते बंद करेगा, ये क्लोज। जब ये गुणा होंगे तब 1/C + 1, फिर माइनस का साइन, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/C। 1/C से 1/C कैंसिल, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते ही 1, और वापस यही चीज़ आ गई जो आपकी RHS थी। क्योंकि हमें तो पहले ही पता था कि ये पूरा का पूरा आ गया, इसका मतलब इस सारणिक का मान कितना आना है? 1 आना है, क्योंकि 1 से गुणा करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या दिया हुआ था? पहले आपको समीकरणें निकालनी है, फिर XYZ की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से सुनना। 3x + 3z, 3x + 3z, इसको इससे कर दिया। अब इसको इससे करेंगे तो 2x + y, 4x + 2z, इतना तो कर लिया। अब देखो 8 + 2y 1 + z, यहाँ प्लस है, यहाँ गुणा था, ये बात ध्यान रखनी है आपको। यहाँ तो गुणा कर रहे थे और यहाँ प्लस का साइन है। अब देखो 1 + z, ये 4 + 3y, इतना लिख दिया। अब देखते हैं, तुलना करो। आपको क्या करनी है? तुलना। जैसे ही आप तुलना करोगे तो आपके पास समीकरण क्या बनेगी? 3x, ये प्लस का 2y है, इधर आते ही माइनस का 2y और प्लस 3z, बराबर के बाद कितना बचेगा? 8। ठीक इसी प्रकार 2x + y माइनस का z हो जाएगा, ये इधर आते ही बराबर का 1। 4x + 2z, ये इधर आते ही माइनस का 3y। यहाँ ध्यान रखना, x का पद पहले लिख लिया, y का इधर हो गया, प्लस का 2z, और बराबर के बाद कितना आएगा? 4। हालांकि ज़्यादातर एग्जाम में क्या होता है कि ये इक्वेशन दी रहती है और सीधा सॉल्यूशन पूछता है, और इसमें क्या कर दिया? पहले इतना काम करना पड़ेगा। अब हम del 1 del 2 निकालेंगे, तो क्रेमर नियम से कर लें, क्योंकि हमें ये तो पाबंदी नहीं कर रखा कि आप किससे सोल्व करो। आगे सिद्धांत थोड़ा लंबा होता है, हम क्रेमर नियम से करेंगे। क्रेमर नियम क्या कहता है? क्रेमर नियम कहता है डेल क्या होगा वो निकाल लेंगे। डेल की वैल्यू कितनी होती है? डेल सिर्फ x y z के गुणांक होते हैं। बोलो 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 और 2 हो गया डेल। आगे इसकी वैल्यू निकालेंगे। डेल 1, इस 1 का मतलब है पहले वाला कॉलम, ये बराबर के बाद वाला आएगा 8 1 4, बाकी समान लिखने, -2 1 -3 3 -1 2। डेल 2 का मतलब दूसरा कॉलम, ये होगा 8 1 4। ये 8 1 4 जो 1 में पहले में लिखा था, 2 में दूसरे में आएगा, बाकी यही आएंगे डेल वाले 3 2 4 3 -1 और 2। इसी प्रकार डेल 3 क्या होगा वो देखते हैं। डेल 3 के अंदर तीसरा कॉलम चेंज होगा 8 1 और 4, बाकी दोनों यही रहेंगे 3 2 4 -2 1 -3
इनका सॉल्यूशन निकालते हैं। इनका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, आपकी इच्छा है, आप चाहे इसके अकॉर्डिंग ओपन करो चाहे इसके अकॉर्डिंग ओपन करो। सबसे पहले 3 ये ले लिया, ये क्लोज ये क्लोज, 2 माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर ये गुणा करने हैं, एक तरफ के गुणा करने के बाद माइनस का साइन लगाना है। इस -2 का चिन्ह बदलेंगे क्योंकि ये प्रथम पंक्ति का है और द्वितीय स्तंभ का है। 1 और 2 कितने होते हैं, 3। अब ये क्लोज 4 माइनस और ये माइनस का 4 तब क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर प्लस के 3, इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे, ये चिन्ह भी हमेशा अल्टरनेट बदलते हैं। हाँ, ये क्लोज -6 -4, इतना काम हो गया। इसका आंसर निकालो, 2 में से 3 गया, 1 माइनस का 1 तो -3, 8 को 2 से करते ही 16, -10 को 3 से करते ही -30, -33 हो गए और प्लस के 16 हैं। इसका मतलब माइनस के कितने ज़्यादा हैं, 17 ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं इसकी, 8 ब्रैकेट ये क्लोज 2 -3, फिर ये प्लस का 2 ये क्लोज 2 माइनस प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस का 3 ये क्लोज माइनस के 3 माइनस और ये 4। ध्यान ये रखना, इनमें हमेशा पहले ये मल्टीप्लाई करने हैं, फिर माइनस का चिन्ह, फिर ये मल्टीप्लाई करने। सॉल्यूशन कितना आएगा, -8, 6 को 2 से करते ही प्लस के 12, ये -7 को 3 से करते ही -21। ध्यान देना, -21 -8 -29 प्लस के 12, तो आपका आंसर -17। फिर बात करते हैं इसकी del 2 की। del 2 के अंदर 3 ब्रैकेट ये क्लोज 2 माइनस का चिन्ह, ये माइनस ही 4 होगा तो प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद -8 ये क्लोज 4 ये बंद, पहले ये गुणा होगा फिर माइनस का चिन्ह, अब ये गुणा करेंगे तब +4 फिर आ जाएगा। अब प्लस का 3 ये क्लोज 8 माइनस और ये 4। आंसर कितना आएगा, 6 को 3 से करते ही 18, 8 को 8 से करते ही -64, 8 में से 4 गए 4 को 3 से करते ही प्लस के 12। ध्यान देना, 18 और 12 तो प्लस के हैं 30, माइनस के 64 हैं तो माइनस के 34 ज़्यादा हैं, माइनस के कितने ज़्यादा हैं, 34। अब यहाँ बात करते हैं 3 ब्रैकेट ये क्लोज 4 + 3, माइनस का चिन्ह लगाऊंगा पर ये -3 है, इस कारण यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर प्लस के 2 ब्रैकेट ये क्लोज 8 - 4, उसके बाद प्लस का 8 ब्रैकेट ये क्लोज -6 - 4, माइनस के 6 फिर माइनस का चिन्ह लगाया, ये भी 4 हो गए। अब देखते हैं 7 को 3 से करते ही 21, 8 में से 4 गए 4 को 2 से करते ही 8, 29 माइनस के 80। ध्यान देना, 29 तो प्लस के हैं, 80 माइनस के हैं, तो माइनस के 51 ज़्यादा हैं। अब अभी आंसर नहीं है XYZ के, निकालने हैं। अब यहाँ लगाना, इसलिए समीकरणों के हल x बराबर del 1 अपॉन del, y बराबर del 2 अपॉन del और z बराबर del 3 अपॉन del। मैंने क्रेमर नियम में बताया था, अपॉन में सभी के del आता है, x में del 1, y में del 2 और z में del 3। del 1 की वैल्यू बोलो, अपॉन में तो सभी के समान है, अपॉन में तो सभी के क्या आएगा, del की वैल्यू -17। अब ऊपर वाली वैल्यू बोल दो फटाफट, -17 -34 और -51। माइनस तो सभी का कैंसिल हो रहा है, 17/17 1, 34 में 17 का भाग 2, 51 में 17 का भाग 3। ये लो, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। यही हमें क्या करना था, निकालना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 18 था, और कितने नंबर का, 3 नंबर का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आपको कह रहा है कोस इनवर्स रूट x अपॉन a प्लस x का समाकलन करना है x के सापेक्ष। मैं समाकलन करने से पहले एक काम करता हूँ कि आप x की जगह कुछ वैल्यू रखो ताकि ये रूट हट जाए। तो रूट हटाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, x के साथ यहाँ a दिया हुआ है, इसका मतलब आप कुछ भी रखो,
x के स्थान पर आपको a के साथ रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ a tan स्क्वायर थीटा रखने पर इससे क्या फर्क पड़ेगा वो देखो, कोस इनवर्स रूट, मैं इंटीग्रेशन लगा देता हूँ और यहाँ dx लग देता हूँ। x के सापेक्ष का मतलब होता है यहाँ dx लगा दिया, समाकलन करना है तो समाकलन का चिन्ह लगा दिया। जो मानते हैं उसका क्या करना पड़ता है समाकलन में, अवकलन। समाकलन में क्या करना पड़ता है, अवकलन। तो x का अवकलन, तो अवकलन कितना होगा, 1 होगा x के सापेक्ष, a का a। tan स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2 आगे आता है, पहले अवकलन घात का होता है, घात आगे आ गई, ये ऐसा का ऐसा। अब tan का करेंगे तो tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया। अब थीटा का कितना होगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स, और वो डी एक्स इस साइड आ जाएगा। ये लो करते हैं स्टार्ट। इंटीग्रेशन कोस इनवर्स रूट के अंदर x की जगह लिखना है a tan स्क्वायर थीटा अपॉन a प्लस a tan स्क्वायर थीटा। dx की जगह क्या लिखना है, ये पूरा 2a। तो इस 2a का तो कहाँ कर दें इलाज, 2a कांस्टेंट है, गुणा में है तो समाकलन से बाहर निकाल लेंगे। आगे देखते हैं tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा, इन दोनों में से a क्या आ रहा है, कॉमन, और ऊपर से a क्या हो जाएगा, कैंसिल। कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा। आप देखो 2a इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स रूट में tan स्क्वायर है, वो तो क्या बन जाएगा, tan थीटा। सुनना ध्यान से, ये tan स्क्वायर नहीं है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, और वो सेक स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और ये tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा 2a। ध्यान देना, tan होता है साइन बटे कोस और सेक होता है 1 बटे कोस, कोस से कोस कैंसिल। तो यहाँ क्या बचेगा, कोस इनवर्स, और यहाँ बचेगा साइन थीटा। क्या बचेगा, साइन थीटा। बाहर कोस इनवर्स है, अंदर साइन है। मैं इसको कोस के पदों में लिख सकता हूँ, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, कोस 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा। तो कोस इनवर्स, और इसको मैं लिख दूंगा कोस 90 माइनस थीटा, और tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास क्या बचा, 2a पाई बाई 2 माइनस थीटा, और यहाँ क्या बचा हुआ है, tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, 1 2 3, 3 चीज़ें गुणा में है, तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि 3 चीज़ें गुणा में हो तब आप इसका समाकलन कर सकते हो। तो नहीं पढ़ा तो क्या करेंगे, जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें एक दूसरे का अवकलन है। tan का अवकलन सेक स्क्वायर ही होता है, तो हमने थीटा के पदों में मान लिया, तो हम एक बार t के पदों में और मान लेंगे। कैसे मानेंगे वो देखो, लेट tan थीटा बराबर t, मान लिया tan थीटा को t, मानते हैं उसका अवकलन। समाकलन में जो मानते हैं उसका अवकलन होता है। tan थीटा का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का 1, और t का क्या होगा, dt अपॉन डी थीटा, और वो थीटा इस साइड आ जाएगा। बोलो ऐसा कहीं नज़र आ रहा है क्या आपको, ये रहा। मैं इसको t लिखूंगा और ये अपने आप पूरा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो 2a इंटीग्रेशन पाई बाई 2 माइनस थीटा। आप थीटा को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। बोलो यहाँ से थीटा की वैल्यू बोलना, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स t, tan इनवर्स t होता है, तो यहाँ लिख लो थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स t, और इसको आपने क्या माना, t, तो ये अपने आप क्या बन गया, dt। पूरा क्वेश्चन एक ही चर राशि में होना जरूरी है,
बताओ पूरा टी में कन्वर्ट हो गया क्या? कहीं थीटा वगैरह मत रख लेना। तो पूरा टी में कन्वर्ट हो गया। आपको सेकंड एक्सरसाइज से पता है π/2 माइनस tan इनवर्स क्या होता है? π/2 माइनस tan इनवर्स कोट इनवर्स होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको कि 2a इंटीग्रेशन, ये t है ही, इनटू इसको लिखूंगा कोट इनवर्स t और ये dt। फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे। बोलो फर्स्ट इंटू सेकंड करने का तरीका आइलेट। आइलेट क्या होता है? I फॉर इनवर्स। बोलो इनवर्स कहीं नज़र आ रहा है क्या? आ रहा है। तो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। अब करेंगे कैसे वो देखते हैं। आइलेट से यहाँ लिख देना, आइलेट से फर्स्ट इंटू सेकंड का क्या फॉर्मूला होता है? फर्स्ट एज इट इज कोट इनवर्स टी। सेकंड का समाकलन, सेकंड कौन है? टी, और टी का समाकलन कितना होगा? टी की घात 2/2 माइनस फुल इंटीग्रेशन पहले का अवकलन। पहले का dy/dx का मतलब होता है अवकलन। पहले का अवकलन कोट इनवर्स टी का अवकलन। 7वीं एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है माइनस का 1 होता है, वो चिन्ह यहाँ प्लस हो जाएगा, 1/1 प्लस, यही होता है कोट इनवर्स टी का अवकलन। -1/1 प्लस टी स्क्वायर, वो माइनस का चिन्ह मैंने यहाँ लगा दिया, इनटू दूसरे का समाकलन। दूसरा टी है तो इसका समाकलन कितना होगा? t²/2, और उस /2 को मैं कहाँ लगा देता हूँ? बस समाकलन से बाहर। ये t²/2 था, यही हमने यहाँ लिखा है। और ये dt पूरे का समाकलन का मतलब है ये पूरा एक साथ है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, आंसर आ गया, अब ज़्यादा बड़ा नहीं है। 2a 1/2, यहाँ भी 1/2 कॉमन आ रहा है पूरे में से। तो आप जैसे ही अगर कॉमन लेते हो तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा वो देखो, t² कोट इनवर्स t प्लस इंटीग्रेशन के अंदर ध्यान देना, t² को 1 से गुणा करते ही क्या आएगा? t² आएगा, इतना आएगा। अब देखो नीचे जैसा ऊपर बनाने के लिए हम 1 जोड़ देते हैं और 1 घटा देते हैं। नीचे t² +1 है तो मैं एक काम करूँ, +1 -1 कर सकता हूँ, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। पर ये जो है वो पूरा ऐसा कैसा बन गया? तो इसके बट्टे में ये लिखते ही इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो 1 ये माइनस का साइन, तो माइनस का साइन 1/1 प्लस t² या t² +1 एक ही बात है। और ये dt। बोलो इतना लिखने में किसी को कोई आपत्ति? मैंने ऊपर 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया। ऊपर 1 जोड़ा ही क्यों? हर जैसा बनाने के लिए। इसके साथ ये लिखा तब कैंसिल हो गया, तब 1 आ गया, माइनस का साइन ये लगा दिया, 1 ये लगा दिया, बट्टे में जैसा था वैसा का वैसा लिख दिया। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो a ब्रैकेट के अंदर t² कोट इनवर्स t, इस 1 का समाकलन t के सापेक्ष t होता है। थीटा होता तो यहाँ थीटा हो जाता, 2 होता तो 2t हो जाता। आगे फिर माइनस, इसका अवकलन किसका हुआ था? ये माइनस को आप साथ रखते हो तब तो कोट इनवर्स बन जाएगा, और माइनस को साथ नहीं रखते हो तो इसको tan इनवर्स t लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर इस माइनस को साथ लेते हो तब आप इसको क्या लिखोगे? प्लस कोट इनवर्स t। आपकी इच्छा है, आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है आप उसके हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद और प्लस का, ये आंसर नहीं है। आपने जो आंसर निकाला है वो किसके पदों में है? t के पदों में। आपका क्वेश्चन किसके पदों में था? आपका क्वेश्चन किसके पदों में था? x के पदों में। इसका मतलब इतना करोगे तो आपको आधे नंबर ही मिलेंगे। तो आगे करना क्या है? पहले t का मान रखना है। t क्या चीज़ थी? t क्या चीज़ थी? tan थीटा था। तो ये देखो a ब्रैकेट के अंदर t² कोट इनवर्स
यहाँ लिखूँगा टेन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कोट इनवर्स, और यहाँ लिखूँगा टेन थीटा। या आप एक काम और भी कर सकते थे, इन दोनों में से कोट इनवर्स टी क्या ले लेते, कॉमन। एक ही बात है, आप इतना भी कर सकते हो चाहो तो, इन दोनों में से कोट इनवर्स टी कॉमन लेते ही टी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा कोट इनवर्स टी, और ये प्लस का टी अलग है, प्लस सी। अब हम देखते हैं ए ब्रैकेट के अंदर, यहाँ 1 प्लस इस टी की जगह टेन स्क्वायर लिखूँगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये कोट इनवर्स ब्रैकेट में लिखूँगा मैं टेन थीटा प्लस ये टेन थीटा और प्लस सी। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है ए ब्रैकेट के अंदर। यहाँ कहीं ये आप बात एक बार इतना ही पढ़ा रहने दो, क्या पता वो x के पदों में ही आ जाए आंसर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस टेन को आप कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हो क्या, कोट इनवर्स, और इसको लिखूंगा मैं कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस ये टेन थीटा का टेन थीटा पड़ा है। अभी भी आंसर नहीं आया है, अभी देखो करेंगे क्या उसके बाद। ए ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर, इस ए का आप चाहो तो अंदर गुणा करोगे, पर ये पहले क्या बच गया पाई बाई 2 माइनस थीटा, मैंने यहाँ लिख दिया। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दिया, और प्लस का टेन थीटा। अभी जो आंसर है वो किसके पदों में है, थीटा के पदों में। हमें किसके पदों में निकालना है, एक्स के पदों में। तो यहाँ थीटा का मान कितना होता है, पहले ए को आप भाग में भेजो, एक्स अपॉन ए किसकी वैल्यू आएगी, टेन स्क्वायर थीटा की। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, रूट एक्स अपॉन ए। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए। क्या आएगा, टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए, टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए। आप 1 प्लस टेन स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर लिखो तो ठीक है, अन्यथा आप ऐसा कर लो 1 प्लस टेन स्क्वायर और ब्रैकेट में लिखोगे टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए। ठीक है, इतना करने के बाद प्लस टेन थीटा की जगह लिखोगे टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए। कैसे आई ये वैल्यू, ध्यान देना, ये ए आप भाग में ले आए, एक्स अपॉन ए किसकी वैल्यू, टेन स्क्वायर की, तो स्क्वायर हटाते ही रूट एक्स अपॉन ए, फिर थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए। हमने क्या किया है, थीटा का मान रखने पर बताओ जो आंसर है वो एक्स अपॉन ए, एक्स के पदों में आ गया क्या, आ गए, पर इसको थोड़ा सा सोल्व करना है। किस प्रकार करना है वो देखो, ए बाहर पड़ा है कोई बात नहीं, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स क्या होता है, कोट इनवर्स होता है। तो मैं सीधा इसको पाई बाई 2 को छोड़ो, कोट इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए। ठीक है, 1 प्लस, ध्यान देना इस स्क्वायर को आप चाहो तो ऐसे लगा सकते हो, और इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। रूट एक्स अपॉन ए का स्क्वायर क्या होता है, रूट हट जाएगा, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन ए। इसी को फिर सॉल्यूशन करो तो x प्लस ए अपॉन ए, ये भी हो गया। आगे प्लस, इससे ये कैंसिल, तो रूट एक्स अपॉन ए और प्लस का c। आप इस आंसर को छोड़ सकते हो। और अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो एक बात ध्यान रखना, इस a को अंदर भेजते ही ये a क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि यहाँ गुणा का चिन्ह है, कहीं ये कैंसिल मत कर देना। अब इसके बाद यहाँ a से गुणा करते ही ये हट जाएगा और इस पे रूट आ जाएगा। तो आपका लास्ट आंसर आप ये लिख सकते हो, कोट इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए, और यहाँ क्या बचा x प्लस ए। ये मैंने पहले लिख दिया, गुणा में था, ये कोट इनवर्स के साथ था, और प्लस रूट ए रूट एक्स, तो एक साथ लिख दूँ प्लस सी। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा था, इस कारण इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा
खपत होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x का ग्राफ कैसा होता है, x पे बनेगा, यही होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 4by का ग्राफ क्या होगा, ये बनेगा। जिस चर की घात 1 होती है वो ग्राफ उसी परवलय पर एक्स एक्स पर बनता है परवलय का। हमने बना दिया, ये तो है वाई स्क्वायर बराबर 4ax का, और ये है एक्स स्क्वायर बराबर 4by का। एक तो दोनों मूल बिंदु पे मिलते हैं और एक यहाँ पे मिलते हैं, और तो दोनों परवलय कहीं नहीं मिलते, तो हमें इस पॉइंटों को निकालना पड़ेगा। आपको क्या कह रहा है कि मध्यवर्ती क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये निकालना है। आप चाहो तो इससे लंब डाल लो, आप चाहो तो इससे डाल लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस x निर्देशांक निकालने की। समीकरण 1 और समीकरण 2 को सरल करने का काम स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 व 2 को सरल करने से यहाँ से y का मान कितना आता है, ध्यान देना, y का मान यहाँ से कितना होगा, √4ax होगा। क्या, स्क्वायर हटाते ही रूट आ जाएगा, √4ax। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर, 4b का 4b, और y की जगह कितना लिखूंगा, ये √4ax। अब मेरा कहने का मतलब है ये रूट कब हटता है, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जब आप दोनों तरफ वर्ग करते हो, वर्ग करते ही बताओ x की घात कितनी बनेगी, x की घात 2 की घात 2 कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। यहाँ 4 की घात 2 कितनी बनेगी, 16। b की घात कितनी बनेगी, 2, और ये रूट हट जाएगा, तब आपके पास कितना आएगा, क्योंकि रूट पे स्क्वायर होते ही तो रूट हट जाता है। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिए, स्क्वायर करने के बाद ये लाइन आ गई आपके पास, x की घात 4 माइनस 64, ये इधर ले आया मैं, ab² x बराबर 0। सबका एक तरफ पक्षांतरण कर लिया, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, दोनों में से x कॉमन लेते ही यहाँ x की घात कितनी बचेगी, 3 माइनस 64 ab², और ये x बाहर आ गया तो बराबर के बाद 0। यहाँ किसका चिन्ह है, गुणा का। दो गुणनखंडों का गुणा 0 कब पॉसिबल है, जब या तो दोनों में से एक 0 हो या दोनों 0। बारी बारी 0 करो, या तो x बराबर खुद 0 होगा या ये 0 होगा। x की घात 3 माइनस 64 ab² बराबर 0 करूँगा, वो आगे जाते ही प्लस का हो जाएगा। ये घात 3 हटाऊँगा तो इसका घनमूल होगा, एक साइड से घात 3 हटने का मतलब है आगे वाले का घनमूल होगा। आप सभी को पता है 64 का घनमूल तो कितना होता है, 4 होता है। a की घात 1/3 और b की घात 2 गुणा 1/3 तो 2/3। तो आप चाहो तो ab² की पावर कितनी लगा सकते हो, 64 का तो घनमूल कर दिया 4, और ab² को ऐसा का ऐसा लिख दिया, जो ऊपर घात थी वो ऊपर लगा दी। ये इसका मान है x बराबर 4 ab² की घात 1/3। इतना करना था। अब आगे क्या करेंगे, 0 से चलकर यहाँ तक आएंगे और इस परवलय के अंडर में आएंगे। इस परवलय के अंडर में आते हो 0 से यहाँ तक, तो आपके पास क्षेत्रफल ये आएगा। पर हमें इस परवलय के जो x एक्स की तरफ है वो नहीं चाहिए, इसका मतलब उसको वापस क्या कर देंगे, हटा देंगे। हटा देंगे तो करेंगे क्या, मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, मध्यवर्ती क्षेत्रफल बराबर 0 से लेकर 4 ab² की पावर 1/3। ये लिमिट किसकी है, x की है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, dx। और पहले ये कौन सा परवलय है, आप इसका नाम दे देना परवलय फर्स्ट और इसका परवलय सेकंड। परवलय फर्स्ट का y, परवलय फर्स्ट का y, फर्स्ट परवलय ये है। ये परवलय यहाँ तक लिमिट
ये परवलय, इसका मतलब ये हमारा क्षेत्रफल आएगा, पर हमें इस परवलय के नीचे x की तरफ है तो ये पार्ट माइनस करना है, तो लिमिट वापस यही लगाएंगे 0 से 4ab² की पावर 1/3 और यहाँ dx, और अब परवलय कौन सा करेंगे, परवलय 2 का y। अब देखते हैं परवलय 1 का y, 2 का y क्या क्या आएगा। लिमिट तो दोनों की समान है, 0 से 4ab² की पावर 1/3। परवलय 1 का y का मान बताओ, यहाँ से y का मान कितना आता है, 2√a√x। यहाँ से y का मान √4x है, तो 4 का तो √2 हो जाएगा, a का रूट होता नहीं तो √a लिख के छोड़ दें। √x है वो समाकलन के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है, माइनस, ठीक है। फिर लिमिट 0, 4ab² की पावर 1/3। परवलय 2 का y, इसका y का मान निकालना है, x²/4b, x²/4b वो बाहर लिख दूं, और ये dx। इतना लिखने में किसी को कोई आपत्ति। अब देखते हैं आगे, 2√a। √x का समाकलन कितना होता है, रूट का मतलब होता है घात 1/2, समाकलन में घात जुड़ेगी, 1/2 में 1 जुड़ते ही 3/2। अब मैं बट्टे में 3/2 लगाऊंगा तो वो उल्टा हो जाएगा आगे जाती, और कितना हो जाएगा 2/, ऐसा ही होगा। मैं यहाँ 3/2 लिखता, वो 2 ऊपर आ जाता, 3 नीचे आ जाता, मैंने सीधा ही बाहर निकाल दिया। और इसकी लिमिट कितनी है, 0, 4ab² की पावर 1/3 माइनस 1/4b। बोलो, x की घात 2 का समाकलन, x की घात 3/3, x की घात 3/3 को मैंने बाहर लिख दिया, और इसकी लिमिट कितनी है, 0 से 4ab² की पावर 1/3। अब देखते हैं हम, 4√a/3। मैं यहाँ लिमिट पुट कर रहा हूँ, x के स्थान पर ये रखूँगा, और ये रखने का मतलब मेरा ये है कि 4ab² की पावर 1/3, और फिर पूरे की पावर कितनी आनी चाहिए, जितनी आपके समाकलन में है, 3/2। ठीक है, आगे देखते हैं। माइनस 0 रखते ही 0 हो जाएगा, इसलिए मैं लिमिट 0 रखूँगा ही नहीं, माइनस 1/12b। अब देखो, ये यहाँ रखूँगा, 4ab² की पावर 1/3 रख दिया, पर इस पूरे की पावर कितनी है, 3 है, और माइनस 0 करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लोअर लिमिट कितनी है इसकी, 0 है। अब देखो आगे, 4√a/3 गुणा, ध्यान से सुनना, 4 की पावर 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5, 4 की पावर 1.5 का मतलब 4√4, यही होता है। फिर देखते हैं आगे, a की पावर 1/3 भी थी, ऊपर 3/2 भी है, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, और कितनी बचेगी, मेरा कहने का मतलब है a की पावर 1/3 भी थी, 3/2 भी आ गई, और b की पावर 2 की पावर 1/3 की पावर 3/2, घात पे घात होती है, वो गुणा होती है। b की पावर 2 थी, इस पे ये थी, इस पे पूरे पे ये थी, सभी लगा दी हमने। अब देखते हैं, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया इतना। आगे देखते हैं, माइनस के 1/12b। यहाँ देखो, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 कितना होता है, 64। a की पावर 1/3 थी, ऊपर 3 और है, b की पावर 2, और इसकी पावर 1/3 थी, और फिर 3 और है, 2 की पावर 1/3, फिर पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, ये 2 ऊपर है, इतना हो गया। आगे देखते हैं, 4 4 16 गुणा होते ही, और √4 का मान कितना होता है, 2, तो 2 4 8 8 32 कितने हो गए,
4 को 4 से करते ही 16 है, इसका मान 2, 32 हो गए। अब ध्यान देना, a की पावर कितनी है, ये 1/2 है। 1/2 का मतलब रूट, ये रूट a है, ये भी रूट a है, तो अपने आप में क्या बन गया, गुणा होते ही b की पावर 1 ही है मात्र, मतलब ये b बन गया, बट्टे कितना है 3। ये उत्तर इस इतने का है, माइनस। ध्यान देना, 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार आते हैं, 3 बार। 4 के पहाड़े में 64 कितनी बार आते हैं, 16 बार आते हैं क्या, तो ऊपर तो 16 है, बट्टे 3। इस b से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां b स्क्वायर था, यहां b था, b से एक b कैंसिल हो गया, 16ab बट्टे 3। अब आप ये बताओ, ab बट्टे 3 दोनों सभी में से कॉमन आ रहा है क्या? मैं एक काम करता हूँ, वो एक ही बात है, आप 16ab बट्टे 3 कॉमन ले लो, सही, 16ab बट्टे 3 कॉमन ले लो। 32 में 16 का भाग देते ही 2, ab भी बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, माइनस। ये पूरा का पूरा कॉमन ले लिया। पूरा कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, एक बचेगा वहाँ, 2 में से 1 गया, एक को इससे गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16ab बट्टे 3, और यहाँ लास्ट में लिखना है वर्ग इकाई। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर था। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया है।